हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। पहले तो 19 मार्च 2023 को पंचकुला चंडीगढ़ में पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी पधार रही है। पिछले 3-4 महीनों से हरियाणा प्रदेश ही नहीं, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे आज ही की तरह जाट संवाद बैठकों का आयोजन करके पूरे देश और दुनिया की जाट सरदारी को आमंत्रित किया जा रहा है। समाज में भारी उत्साह और जोश और उमंग है। 19 मार्च को बड़ी तादाद के अंदर जाट समाज के लोग पंचकुला में इकट्ठे होंगे। हमारे गौरवशाली अतीत को याद करेंगे, हमारी कला, सभ्यता, संस्कृति को जीने वाले जो लोग हैं वो सारे एक मंच, एक जाजम पर आकर के हमारे समाज के गौरवशाली अतीत को याद करते एक नए भविष्य की बुनियाद लिखने का प्रयास करेंगे। जो पिछले लंबे समय से हमारे हक और अधिकार छूट गए थे, जिन लोगों ने हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाए थे, उन लोगों को भी हमें कड़ी चेतावनी देने का प्रयास करेंगे और फिर से एक ऐसा नायाब गुलदस्ता सजाएंगे जो हमारे देश और दुनिया में हमारी कौम के विश्व जाट एकता की एक बुनियाद लिखी जाएगी। इसी रूप में जो आपने कहा कि भगत सिंह पे फिल्में बनी, भगत सिंह पे तो फिल्में पूरे देश और दुनिया के डायरेक्टर बनाई। हम भगत सिंह की फिल्में बनाने को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जिस दिन चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, महाराजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह और दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम के गौरवशाली अतीत पे काम होगा, वो सबसे पहले काम होने की शुरुआत होगी। तब जाकर के मानेंगे कि हमारे समाज के इतिहास के ऊपर कोई संकलन होने की शुरुआत हुई है। अभी तक वो काम हुआ नहीं है। भगत सिंह ने देश और दुनिया में नहीं, एक क्रांति की मिसाल के रूप में इतिहास रचा है। वो बहुत अच्छा काम किया, तब जाकर के लोगों ने उन पर काम किया। लेकिन जाट समाज के ओर से अनगिनत महापुरुष रहे हैं जिन्होंने समय समय पर अलग अलग कालखंड में पूरी देश और दुनिया में जाट समाज का नाम, 36 कोमर बिरादरियों का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो मैं तो पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी का आह्वान करता हूँ कि 19 मार्च 2023 को पंचकुला चंडीगढ़ पधार करके विश्व जाट एकता के उस आह्वान को एक सफल कारगर बनाने का प्रयास करें। देखिए, नशा जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस देश में, जिस प्रदेश में चला जाता है, पीढ़ियां खत्म हो गई है। राजा महाराजाओं के राज देख लिए, वो नशा के चक्कर में ही तो आज कहाँ जाकर के अर्श से फर्श पर आ गए हैं। इसलिए मैं तो मेरे समाज के नौजवान युवाओं से कहते हैं, हमने बेंगलोर का कार्यक्रम और जयपुर का है, नई दिल्ली का भी कार्यक्रम, हमें नशा मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। जितने भी मेरे समाज के नौजवान या बड़े बुजुर्ग जो इस नशे को गर्त में है, उनसे कहते हैं एक उम्मीद और विश्वास के साथ में कि नशे के दौर को छोड़िए, उस रास्ते को छोड़िए। अब पीढ़ियां खत्म हो गई है कि जिस परिवार ने, जिस गांव ने, जिस देश में ये नशा गया है। आप आइए, शिक्षा, व्यापार और एजुकेशन की तरफ हमें कदम बढ़ाइए। जिस गांव में, जिस परिवार में शिक्षा कोई किसी की भी, ये समाज की चीज है। ये समाज जब चाहे रखो, समाज नहीं रख चाहता तो इसको किसी तरह लो। ये हमारे में एक भाईचारा इतना होना चाहिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपना स्नान ग्रहण करूँ हूँ सभी भाइयों को। और हमारा तो एक निवेदन और है कि आप किसी को नेता बनाओगे, वो 5 साल आपकी सेवा करेगा, फिर आपके पास आके खड़ा हो जाएगा कि मेरे को वापस उम्र दो। और आपने अगर परिवार के बेटे बेटी को शिक्षा दे दी, IAS बना दिया, तो पूरी बिरादरी की और देश की 25 से 30-40 साल तक वो सेवा कर सकता है। हम सबको शिक्षा पर भी जोर देना है, अपनी राजनीतिक लोगों को राजनीति में भी मजबूत करना है, सामाजिक रूप से हमें संगठित होना है। बेशक आप किसी भी विचारधारा में हो, किसी भी दल में काम करो, लेकिन जहाँ बात कौम बिरादरी की आए तो आप सबको जिस तरीके से मंदिर में जाते हैं, तो उससे पहले जाते वक्त चाहे 50,000 का जूता पहने, चाहे 50,000 का चप्पल पहने, उसकी जगह मंदिर के दरवाजे के पार होती है। उसी तरीके से राजनीतिक विचारधारा छोड़ के जब भी कोई कार्यक्रम हो, समाज की विचारधारा को मानते हुए इस जाजम को मजबूत करना होगा। और मैं मानता हूँ कि जाजम मजबूत होगी तो जो युवा पीढ़ी तो सुन रही है और हमारे कौम के बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने उस दौर को देखा, चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल का दौर आप लोगों के बीच फिर से आ सकता है। फिर से आप ही का बेटा मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते आप सब लोग संगठित हो जाओ। और दूसरी बिरादरी के लोग भी आपका इंतजार करते हैं, वो भाई भी मिलते हैं, तो यही कहते हैं हम तो आप ही के झंडे और डंडे के नीचे महफूज थे, अब तो आपस में आप ही लड़ने लग गए, हमने वो जगह और बना ली। इसलिए जब आप फिर से मजबूत हो जाओगे, एकजुट हो जाओगे, सर्व समाज का भाईचारा आपके साथ जुड़ेगा। फिर से वो दौर, जो दौर आज युवा पीढ़ी पढ़ने को नहीं मिलता, सुनने को मिलता हमारे बुजुर्गों से, क्योंकि अपनी कौम का इतिहास
अपने कौम के महापुरुषों ने कभी बंद कमरों में लिखाने की परंपरा नहीं डाली। उन्होंने युद्ध के मैदान में तलवारों की नोक से इतिहास को बनाया है। चाहे महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास उठा लो, तोमिलिस दहिया का इतिहास उठा लो, चाहे आपकी अभी वर्तमान की जो महाराजा सूरजमल से लेके राजा महेंद्र प्रताप का इतिहास ले लो, हर एक महापुरुष ने अपनी कौम के लोगों ने इतिहास को बनाया है। मेरा तो आप सबसे निवेदन यही है कि जब 19 मार्च का कार्यक्रम और बिरादरी को जब एकजुट करने का कार्यक्रम हो तो वो कार्यक्रम केवल करवाने और परेशानियां करनी हम तो माध्यम है। किसी न किसी व्यक्ति को तो आगे आके प्रयास करना पड़ता है। इसलिए हमें बाकी इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के सदस्य जो भी जाट के घर में जन्म लिया वो इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्रतिनिधि है। इस संस्था में हमने कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष या महासचिव का भी कोई वो लफड़ा नहीं रखा ताकि कल को यूं ना लगे कि साहब आपका अध्यक्ष बना दिया, आपने वो बना दिया, ये कर दिया। जितने भी भाई हैं वो सब बराबर हैं। सब लोग मिलके फिर से हम सबको संगठित होना होगा, एकजुट होना होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्षों के संगठन तो अपने समाज में बहुत है, उन्हीं में काम कर लेंगे। लेकिन एक भी राजस्थान में है, कोई बुजुर्ग सचिन पायलट वाले के पाले में जाट जाके बैठ जाता है, कोई अशोक बैठ जाता है। अगर 5 जाट भी अगर चाहे हरियाणा के विधायक बैठ जाए तो खट्टर को 10 चालू हो सकती है, राजस्थान में बैठ जाए तो अशोक गहलोत की हालत खराब हो सकती है। लेकिन आपस में बैठने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचने में बैठे हैं और यही हालात रहे तो देश की कैबिनेट से तो आप लोग निकल ही चुके हो। आगे का भविष्य आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी और समझदार लोग यहाँ बैठे हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि कौम के अंदर पहली चीज़ है संगठित होना। और संगठित होने का एक प्रयास जितना भी हमारे से बन पड़ा, चाहे दिल्ली के विज्ञान भवन से हो, चाहे जयपुर के कार्यक्रम से हो, चाहे बेंगलुरु से हो, एक प्रयास किया। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ सभी समाज को, अपने समाज के भाइयों को। जब भी हमने निमंत्रण दे के भेजा कभी भी निराश नहीं किया समाज ने, हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। और उसी का परिणाम है कि हमेशा अपने कौम के लिए दूसरे समाज के लोग भी अपने कार्यक्रमों की तारीफ करते हैं, क्योंकि हमारा एक नियम हमने भी तय कर रखा है कि हम अपने कौम के हक और अधिकार की बात करें, किसी दूसरे समाज की बुराई करने का काम भी हम सबको नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से गुजरात के अंदर हमारे आगना और पटेल भाई है, वो भी आपके भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। पिछले दिनों उन्होंने गुजरात में एक सम्मेलन किया और उन्होंने आह्वान किया कि हमारे पुरखे भी किसी न किसी जमाने में इसी जाट समाज की कड़ी थी, तो वो भी हमारे साथ आएंगे। दूसरे भाई चाहे विष्णु समाज के लोग, उन्होंने अलग पंथ अपना लिया, लेकिन वो भी हमारे भाई थे। आज भी शहादत अगर किसी बॉर्डर के ऊपर किसी 2 व्यक्तियों की होती है तो उसमें एक डेड बॉडी हमारे समाज के लोगों की होती है। आप समझिए कितना बड़ा हमारे समाज के सामने आज भी इस तरीका का है। लेकिन फिर भी इस देश को आज़ाद कराने में, देश की रक्षा करने में, देश को सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में हमारी कौम का जो योगदान है उसे कोई कम नहीं मान सकते। लेकिन आज आपस में टांग खिंचाई के कारण, आपस में लड़ते लड़ते 35 बनाम 1 का नारा भी आप लोगों के बीच चल पड़ा। जो लोग पाकिस्तान के दरवाजे से इधर बचे बचने के लिए, जगह लेने के लिए आप लोगों के पुरखों के पास आए थे, वो आज स्टेट के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हमारे समाज के लोग उनके झंडे उठाते हैं। मैं उन्हें भी कोई बुरा नहीं कहता। राजनीति के अंदर हर व्यक्ति का समीकरण और दौर आता है। मैं किसी की कोई कटाक्ष नहीं करता, लेकिन मेरे परिवार के लोग बैठे इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चला के नशा मुक्त समाज हो, उसके लिए एक प्रयास किया जाए। और जब कौम नशा मुक्त होगी तो अपराध की दुनिया से भी जो हमारे लोग हैं उनमें भी कमी आएगी, वो भी सही रास्ते पर होंगे। और इन दोनों के लिए नशा मुक्त समाज और क्राइम की दुनिया के बदलाव के लिए सबसे पहले जो, जैसे लेन साहब ने बताया कि हमारे समाज से हमें जुड़ना पड़ेगा। और समाज से जुड़ेंगे हमें अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। किसी भी यूथ को अगर कोई व्यक्ति गलत काम भी कर रहा है, बच्चा, उसको अगर कोई टोक के ये कहे कि तेरे दादाजी या तेरे पूर्वज इतने महान व्यक्ति थे, इतने अच्छे लोग थे और तू ये काम हल्का कर रहा, तो वो उस काम को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पर आ सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए और अपने कौम के महापुरुषों के इतिहास को संकलन करते हुए सर्व समाज के सामने रखना चाहिए। क्योंकि हमारे कौम के जो भी महापुरुष हुए, उन्होंने केवल एक अपनी बिरादरी के लिए कोई काम नहीं किया था,
उन्होंने सर्व समाज के भले के लिए काम किया था। शहीद भगत सिंह जी जब आज़ादी के लिए फांसी के फंदे में चूमा था उन्होंने फांसी का फंदा, तो कौम अपनी कौम के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक अलग जगह थी। उन्होंने कहा था आप एक भगत सिंह को मार सकते हो, भगत सिंह के विचार कभी नहीं मर सकते, भगत सिंह के विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। और आज उनका सम्मान भी, जो असली सम्मान के वो हकदार थे, मैं मानता हूँ, आप लोग मानते या नहीं मानते, लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो आज अधूरा है। इसी तरीके से हमारे से दिल्ली बहुत नज़दीक है, तो दिल्ली के चारों ओर हमारी कौम के लोग निवास करते हैं। कितने लोगों को ये पता है, बहुत से लोग प्रबुद्ध लोगों को पता होगा, इस दिल्ली को बसाने वाले हमारे समाज के पूर्वज थे। राजा आनंदपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था, लेकिन उस दिल्ली के अंदर अपनी कौम के महापुरुष का एक भी स्मारक नहीं है। और किसी भाई ने कहीं आनंदपाल तोमर जी का स्मारक देखा हो तो हमें भी बताना, हम भी उसके ऊपर फूल चढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति के महानायक की बात करें तो राजा नाहर सिंह जी का बलिदान कोई भूल नहीं सकता, लेकिन इतिहास में 1857 की क्रांति का नायक किसी और को बताया गया है। आप सोचिए, चांदनी चौक के अंदर जब उन्होंने अपनी शहादत दी, उनके लिए स्टेबल जितना सबूत रहा केवल। और जिन महापुरुषों का इतिहास बंद कमरों में लिखा गया, मैं उनसे कोई नफरत नहीं करता हूँ, मेरी उनसे कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मेरे परिवार के लोग बैठे इसलिए उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने दिल्ली को जीता, दिल्ली को बसाया, उनका तो दिल्ली में कोई नाम लेने वाला नहीं, और जिन्होंने जिंदगी में दिल्ली को नहीं देखा, उस दिल्ली के संसद भवन में उनकी मूर्तियाँ लगी। आप लोग सोचिए, समझिए, हमारा काम है जन जागरण अभियान चलाना, और हमारा उद्देश्य यही है कि जब हम अपने हक और अधिकार के लिए जब तक जागरूक नहीं होंगे, चाहे सत्ता किसी की भी रही हो 75 साल में, कभी भी अपने कौम के महापुरुषों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। को दिखाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के जाट समाज के लोग पंचकुला को पधार रहे हैं। और इस बार हरियाणा प्रदेश मेहमान की भूमिका में नहीं है, मेजबान की भूमिका में है। और मेजबान की कुछ जिम्मेदारियां, ड्यूटियां किस रूप में बड़े स्तर पे होती है, आप सब लोग बखूबी जानते हैं। समाज के मोजीज और प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज की रहनुमाई करने वाले लोग हैं, आप समाज की पीड़ाओं को जीने वाले लोग हैं। आपको सबको पता है कि पूरी दुनिया के मेहमान आप ही के प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर पंचकुला में आ रहे हैं, इसलिए उस रूप में इकट्ठा होकर के कौम की फिर से ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे। जो पिछले काफी लंबे समय से जो हमारे हक और अधिकार छूट गए, हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पे जिन लोगों ने ठेस पहुंचाई, उन लोगों को फिर से कड़ी चेतावनी देने की जरूरत है। और मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि जहाँ देश की दशा और दिशा तय होती है, उस देश की कैबिनेट में आज मेरे समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। इसलिए हम सब लोगों को, जहाँ प्रदेश की सरकारें हो चाहे देश की सरकारें हो, हर 5-5 शासक कैबिनेट मंत्री इस नई दिल्ली में हुआ करते थे। प्रदेश की सरकारों में हर दूसरा व्यक्ति मेरी कौम का हुआ करता था। इसलिए हम दौर को याद करो, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करो और फिर से समय को ताकत देने की जरूरत है। उस दौर को याद करते हुए हमें फिर से नए भविष्य की बुनियाद लिखने की जरूरत है। और जब जाट सामाजिक रूप से इकट्ठा होगा तो 36 कौम का फिर से विश्वास जीतेगा। और जब 36 कौम का सामाजिक भाईचारा फिर से मजबूत होगा तो राजनीतिक रूप से भी समाज में ताकत पैदा होगी। तो फिर से हमारे बीच में वो दौर आएगा जिस दौर की चौधरी सर छोटूलाल चौधरी चरण सिंह ने कल्पना की थी। मैंने बहुत से क्रांतियों का इतिहास पढ़ा है, बहुत से आंदोलनों का इतिहास पढ़ा है। कोई भी क्रांति, कोई भी आंदोलन 2, 4, 5 महीने में, 2 साल में पैदा नहीं होता। जो 2010 से जो राजस्थान विश्वविद्यालय से क्रांति, एक नया आवाज, एक नया विचार लेकर के निकले थे, आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में प्रत्येक जाट के घर में वो विचार पहुंच चुका है। और जब भी आने वाले समय में कोई व्यवस्था परिवर्तन हो, कोई नई क्रांति हो, नया आंदोलन हो, तो उसका सबसे बड़ा अगुवा मेरी कौम का कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। उस और काम करने की जरूरत है। इसलिए आप सारे लोग समझदार हैं, आप लोगों के बीच में निमंत्रण लेकर के आए, उस निमंत्रण को स्वीकार करके आप सारे लोग उस प्रोग्राम के आयोजक और संयोजक बनकर के आना, पलसानी और कलवारिया बनकर के आना। और फिर मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, जो आपके मान सम्मान और स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई थी, आपके हक और अधिकार पिछले लंबे समय से छूट गए, फिर से आपके हक और अधिकार की बात होगी, आपके मान और सम्मान और स्वाभिमान के फिर से जयकारे लगेंगे। इसलिए उस सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हुए हम सब लोगों को कौम का कोई मंच और जाजम सजे,
तो उस नायाब गुलदस्ते में हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के एक ऐसी खुशबू पैदा करने की जरूरत है जो पूरी देश और दुनिया में जाट समाज के झंडे को चार चांद लगा सकती है। आप लोगों ने बुला करके जो मान सम्मान दिया और सम्मान के रूप में ये पगड़ी पहनवाई, मैं तो इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि जिंदगी की अंतिम सांस तक आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को कभी कम नहीं होने देंगे। पूरी देश और दुनिया में घूम घूम करके जाट बिरादरी के झंडे और डंडे में चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे और खरगोदा की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। काबुल से लेकर के कांधार तक मेरी कौम के व्यक्ति महाराजा रणजीत सिंह का राज रहा हो, राज हम निराशा की भावना में रहे। मेरे जैसे नौजवान युवा पूरे देश और दुनिया में पता नहीं किस रूप में कहाँ स्ट्रगल करते हैं, इसलिए एक ऐसा कुंबा, एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है कि मेरे कौम के किसी भी युवा को किसी भी कोने में जहाँ जरूरत पड़े तो मेरे समाज का कोई व्यक्ति खड़ा मिले। अगर आज खरगोदा में, सोनीपत, पानीपत में और सारी कलवानियों को कोई जरूरत महसूस हो जाए तो मेरे समाज और मेरे बिरादरी के लोग बैठे 1 मिनट में आकर के उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी उन पीड़ाओं से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया का नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के 130 देशों में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का नेटवर्क है। कभी भी किसी मेरे भाई को मैं ये नहीं कह सकता कि खरगोदा की तरह 100 लोग उसको रिसीव करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 4-5 लोग उसको रिसीव करेंगे। जब तक किसी यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक अपने घरों पे रखेंगे, उसका घर का माहौल तैयार करेंगे, सैटरडे संडे घर पे बुला करके खाना उसको देंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि समाज में कोई काम। देवीलाल जी में वो विश्वास पैदा कर दिया कि देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेरी कौम के व्यक्ति बने। इसलिए हम उस दौर को याद करते हुए नए दौर की कल्पना करने की जरूरत है और कल्पना करने से काम नहीं चलेगा, उस दौर के लिए कुछ काम करने की जरूरत है। आज के समय में उन पीड़ाओं को जीते हुए भविष्य की बुनियाद लिखने की जरूरत है। और मैं तो एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी कौम में वो त्याग, तपस्या, समर्पण की भावना है कि जब पूरे देश के जो सांसद जीत करके जो सेंट्रल पार्लियामेंट में बैठते हैं नई दिल्ली में, उन सारे सांसदों ने एक सुर और एक ताल में चौधरी देवीलाल को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। लेकिन मेरे कौम के उस महामना की त्याग, तपस्या और समर्पण पे मुझे नाज होता है कि उसने एक आवाज में खड़ा होकर कह दिया कि प्रधानमंत्री की पगड़ी वीपी सिंह को सौंपता हूँ। हिंदुस्तान में उसके अलावा कोई एक ऐसा एग्जाम्पल खड़ा हो जाए कि किसी ने आज गांव में वार्ड पंच और पंच की कुर्सी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन मेरे इस कौम के महामना ने देश की प्रधानमंत्री कुर्सी को ठोकर मार दी। इससे बड़ा कोई बड़ा इतिहास आपके बीच में कुछ हो नहीं सकता। 23 निराशा की भावना से बाहर निकल करके विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करते हुए पूरी देश और दुनिया में हमें फिर से अपना नेतृत्व सत्ता को साबित करने के लिए फिर से एक मंच, एक जाजम पर आना पड़ेगा। और फिर से उस कारवां को हमने आगे बढ़ाया। फिर से पूरी देश और दुनिया में निमंत्रण दिया गया। 12 जून 2022 को जो 62 देशों का कारवां पूरी दुनिया में गया था, राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में इसी 12 जून 2022 को फिर से जाट संसद का दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसमें 62 देशों के लोग नहीं, दुनिया के 130 देशों के लोग आए। ये नैन साहब बेनाव जी बैठे, ये नैन साहब वहां बैठे थे। आप उस प्रोग्राम को देखना, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वो लगा हुआ है। दूसरे दिन 13 जून को खबरें छपी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि पूरी देश और दुनिया का जाट राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में इकट्ठा हुए हैं। अपने गौरवशाली अतीत को याद किया, सुनहरे भविष्य की बुनियाद लिखने की तरफ उन्होंने काम किया और अपने सुख और दुख की और अपनी चिंताओं के ऊपर उन्होंने वक्तव्य दिया। कौम और बिरादरी को एक मंच, एक जाजम पर इकट्ठा हुआ। ये सबसे पहली जरूरत है हमारे कौम को एक मंच, एक जाजम पर लाने की। बहुत से लोग कहते हैं मैं कांग्रेस में, बीजेपी में, सपा, बसपा, आरएलडी, आईएनएलडी पार्टियों में बटे हुए, अलग अलग राजनेताओं में, अलग अलग विचारों में, अलग अलग झंडे डंडे के नीचे मेरे समाज के लोग काम करते हैं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल के दौर को याद करता हूँ कि अलग अलग पार्टियां थी, अलग अलग विचार थे, लेकिन जिस दिन चौधरी चरण सिंह को ताकत की जरूरत महसूस हुई उस दिन देवीलाल जी बिना भाषण दिए, बिना मंच पर आए, बिना पद प्रतिष्ठाओं की इच्छा किए, पर्दे के पीछे चौधरी चरण सिंह में वो ताकत पैदा कर दी कि लाल किले की प्राचीर से 36 को मेरे बिरादरी के, मेरे कौम के उस महामना ने संबोधित किया। और दूर दराज के ग्रामीण अंचल में एक विश्वास पैदा हो गया कि जाट का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी जाजम, कोई बिरादरी का मंच सजे
तो उसको शंका की दृष्टि से देखने की बजाय उम्मीद की दृष्टि से देखना चाहिए, एक विश्वास की दृष्टि से देखना चाहिए कि किसी नौजवान युवा को किसी वक्ता के मंच के भाषण से, किसी उद्बोधन से हो सकता है कोई नया रास्ता मिल जाए, कोई बिजनेस के रूप में, कोई एजुकेशन के रूप में, कोई इतिहास के रूप में, पता नहीं कौन सी कोई लकीर बड़ी मिल जाए जिस पे चल करके वो देश दुनिया में समाज का झंडा ऊंचा कर सकता है। इसलिए 1 मार्च 2020 को पूरी हिंदुस्तान की जाट सरदारी पिछले 10-12 साल से निराशा के दौर से गुजर रही थी। आपके भाइयों में पीड़ा हुई। 13 मई 2018 को जब वो प्रोग्राम किया दिल्ली के विज्ञान भवन में, तब हम रोज अखबार में पढ़ते थे, रोज टीवी में देखते थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आया और विज्ञान भवन से पूरे देश और दुनिया को संबोधित किया। हमारे दिल में भी एक ख्वाब जागा, एक विचार पैदा हुआ कि मेरे देश दुनिया में जो मेरी कौम के लोग रहते हैं, जो दूर दराज के ग्रामीण अंचल में जिन्होंने विज्ञान भवन नई दिल्ली नहीं देखी, उनको नई दिल्ली में उस विज्ञान भवन में बुला करके जहाँ पूरे देश और दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं, वहां पर बिठा करके मेरी कौम को सम्मान से जीने के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, अपने भविष्य की बुनियाद लिखने के लिए उनको फिर से तैयार करने का एक संकल्प लेने का वादा किया। और मुझे बताते हुए खुशी है, 1 मार्च 2020 को पूरी देश और दुनिया में जाट समाज के लोगों को निमंत्रण दिया जो पूरी देश और दुनिया में अपनी कौम का नेतृत्व क्षमता को साबित कर रहे हैं। और मुझे बताती हुए खुशी है, 1 मार्च 2020 को दुनिया के 62 देशों से समाज बंधु इकट्ठा हुए और नई दिल्ली के विज्ञान भवन से आप लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा होगा। 1 गांव 2 गांव के लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन 1 मार्च 2020 को दुनिया के 62 देशों के लोगों ने आकर के आपके भाइयों ने जो काम किया, समाज और बिरादरी का जो मंच और गुलदस्ता सजा, उसमें ऐसा विश्वास पैदा कर दिया कि वो कारवां दुनिया के 62 देशों में पहुंच चुका। और उसके बाद में बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि इन कार्यक्रमों से क्या होता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 1 मार्च 2020 को कार्यक्रम था, 25 या 26 मार्च को पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग चुका था। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को ग्रसित कर लिया था। उस दौर में कभी मेरे पास सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल से, कभी बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ से, कभी जयपुर, जोधपुर, नागौर से फोन आया कि पलसानिया जी, मेरी 22 साल की नौजवान लड़की अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के एयरपोर्ट पे खड़ी है, पोस्टल कॉलेज बंद हो चुके हैं, पीजी से उसको बाहर निकाल दिया गया है, एटीएम बंद हो गए, उसकी जेब में 1 रुपया नहीं है। हमें पता चला है कि आपके कार्यक्रम में दुनिया के 62 देशों के लोग आए थे। जिस शहर में, जिस देश में मेरी बेटी रहती है, हो सकता है उस शहर से भी कोई व्यक्ति आया हो। और मुझे बताते हुए खुशी है, जब उन लोगों को हमने संदेश भिजवाया, जब उन लोगों को कहा कि मेरे समाज का युवा, मेरे समाज की बेटी उस एयरपोर्ट, उस रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, वो 62 देशों के लोगों ने उन बहन बेटियों की, हमारी समाज की इज्जत को अपने घर पे लेके गए। 2-2, 4-4 दिन नहीं, 5-5, 6-6 महीने तक अपने घरों पे रखा। जब कोरोना काल की सारी स्थितियां नॉर्मल होगी, फ्लाइट की टिकट करवा करके हिंदुस्तान अपने माँ बाप के पास में भेजा। के बारे में मैं जानना चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए, या उनकी बात सुन करके हमें उस रूप में आगे काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। सलाह देने की बजाय उस मुहिम को सहयोग देने की जरूरत है। और उसी पीड़ा को जीते हुए फिर से एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है। 19 मार्च 2023 को पंचकुला, चंडीगढ़ की इस पावन और पवित्र भूमि से महाराज सर छोटू राम जी के गौरवशाली अतीत को सम्मान देते हुए, उनके गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से फिर से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है। उसका नाम है सर छोटू राम, द लीजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत का महानायक। एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। हम छात्र जीवन से आते हैं, लेकिन दिल में पीड़ाई थी। हिंदुस्तान में कोई एक व्यक्ति नेहरू साहब बैठे जिसमें ये खड़ा होकर के कहते कि पलसानी और कलवानी ने किसी से 1 रुपया लिया हो, ये अलाव साहब बैठे, हमने घर से पैसा लगा करके पहली डॉक्यूमेंट्री 2018 में बनाई, दूसरी अभी आप लोगों के बीच में 19 मार्च को रिलीज होगी। और उसी पीड़ा को लेकर के समाज के बहुत से नौजवान युवा पूरे देश और दुनिया में जाते हैं। कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक बात, आप एक उदाहरण और एक जैन समाज का देना चाहता हूँ। 2018 के जब प्रोग्राम की हम तैयारियां कर रहे थे, दिल्ली से हम जयपुर आ रहे थे ट्रेन के। इसी तरीके से हरियाणा में
कितनी संख्या में हमारे जाट समाज के लोग रहते हैं, अगर सभी एकत्रित होकर हमारे पुरुषों को याद करेंगे, अगर जिस तरीके से हम अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं, हमारी कौम पीछे जाती जा रही है, उन्हीं लेवल पर हमने सबको एकत्रित होने की जरूरत है और इसी लेवल पर हम प्रोग्राम पंचकूला में करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच आए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचो और प्रोग्राम को मजबूत करो। बाकी डिटेल में प्रोग्राम की पूरी विस्तार से जानकारी बड़े भाई रामों तक हो रहा है। तो हम भारत के मानचित्र के नक्शे में देखते हैं तो जाट समाज का नाम आता है, तो सबसे पहले हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का नाम आता है। इसी तरीके से हमने जो साउथ की धरती बेंगलोर में प्रोग्राम किया, अगर आपने साउथ मीडिया के माध्यम से देखने का काम किया हो तो वहां भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम साउथ की धरती पे किया है। अब की बार नंबर हरियाणा का आया है तो हमारी भी एक बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि यहाँ जाट समाज के इतने सम्मानित और सारे साथी रहते हैं, तो हमने भी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और भाग लेकर के हमारी मजबूती दिखानी चाहिए। रामोत्तर भाई और पीएस कलवाणिया जी के कंधे से कंधा मिलाकर इनको इतनी मजबूती देनी चाहिए कि, क्योंकि जो ये सरकारें जो ऑफिसों में बैठ करके चलाते हैं, कोई भी पार्टी का हो, मैं उसको कहना नहीं चाहूंगा, उनको ये दिखना चाहिए अगर अब समाज जाग चुका है और जाग चुका है तो यह कोई भी निर्णय लेकर किसी भी लेवल पर यह संगठित होकर आगे अपना सम्मान वापस लेने के लिए तैयार हो चुका है। पहले विज्ञान भवन दिल्ली में प्रोग्राम किया गया, उसके बाद जयपुर की धरती पर किया गया, फिर साउथ की धरती बेंगलोर में किया गया। ये प्रोग्राम करने का मुख्य उद्देश्य है जाट समाज को एकत्रित करना, कला, शिक्षा, साहित्य के लेवल पर। हमारा कोई भी जाट समाज का भाई अगर कोई विदेश में रहता है तो वहां पर भी हमने, जैसे अगर कोई भाई आजकल डोंकी या किसी भी तरीके पढ़ाई के बेस पर अगर कोई विदेश में जाता है तो हमारे भाई वहीं पर सारे देशों में, कंट्री में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो अपने पास 5 से 10 दिन अपना रखते हैं अपने पास। अगर कोई नया व्यक्ति कहीं पर दूसरी जगह जाता है तो उसको एक अपनेपन का भाव रहता है, तो वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले वो अपने घर पे रखते हैं, फिर उनकी जो भी जिस लिए आए हैं व्यापार के तौर पर, पढ़ाई के तौर पर, उसको हर संभव मदद की जाती है। वो विस्तार से सारे भाई आपको बताएंगे। तो उस तरीके से जैसे एक उदाहरण ये मैंने दिया, विदेश में जाकर भी हर संभव मदद की जा सकती है। कल्पना चावला विद्यापीठ, खांडा रोड, खरखोदा। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्यरत, हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम, पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के खेलों पर भी फोकस। खो खो, कबड्डी, कुश्ती, ताइक्वांडो, शूटिंग व एथलेटिक्स में विद्यालय के खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर तक मेडल हासिल किए। छात्रों को शिक्षा, सामाजिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चे के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आता है। विद्यालय में साप्ताहिक हवन के माध्यम से बच्चे को संस्कार में वातावरण के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्रों को प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाता है। छात्रों के लिए स्पेशल वैदिक मैथ्स लागू किया गया है, जो उनके मानसिक विकास के लिए लाभदायक है। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, senior and well-qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure. AP Girl Public School, Sapla Road, खरखोदा. स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल, सोनीपत। डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, PRP, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।